When the trials of this life make you weary and your troubles seem too much to bear, there's wonderful solace and comfort in the silent communion of prayer. Good morning and a very, very warm welcome to the seminar on Indian knowledge systems. Can we have a huge round of applause? Come on guys in the balcony, I can't hear you. हमारे मुख्य अतिथि को बताना चाहूँगी कि आज पहली बार मैं शुद्ध हिंदी में बात करने वाली हूँ। अगर कुछ गलती हो गई तो हमें माफ़ कर देना। मैं आज का कार्यक्रम एक बहुत अच्छी सी कहानी बताना चाहूँगी जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, हमारे दादा जेपी वासवानी, जो हमारे सिंधीज़ के गुरु हैं। और वो कहानी है जो वही चीज़ हमें भारतीय ज्ञान प्रणाली में एडॉप्ट करनी है कि हमें जीवन कैसे जीना है। ये कहानी है एक राजा की, और उस राजा को पता चला कि उसका अंत समय आ गया, तो उसे समझना था कि इस युग में जब उसकी जर्नी ख़त्म हो जाएगी तो दूसरे युग में कौन सी रानी उनके साथ चलेगी। तो वो उसके पास 4 रानियाँ थीं। सबसे छोटी वाली रानी थी जिसको वो हमेशा गहने से सजाता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता था, हमेशा अच्छे से रखता था। वो उसके पास गया और कहा कि आप मेरे साथ चलोगी क्या? तो उन्होंने कहा कि जैसे ही आप ये शरीर छोड़ेंगे मैं नहीं रहूँगी आपके साथ। फिर वो तीसरी रानी के पास गया। वो तीसरी रानी जिसको वो सबके पास शो ऑफ करता था, सबको दिखाता था, हर राज्य में उसको दिखाता था, बहुत खुशी से वो तीसरी रानी के पास गया और उनको पूछा कि क्या आप मेरे साथ चलोगी? तो उन्होंने कहा कि जैसे आपकी मृत्यु हो जाएगी मैं किसी और से शादी कर लूँगी। फिर वो दूसरी रानी के पास गया जो हमेशा उसके साथ रहती थी, हमेशा सगे संबंधियों के साथ सुख में दुख में हमेशा रहती थी। उनके पास गया और पूछा कि आप मेरे साथ चलोगी क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं खाली वो 13 दिन की सारी व्यवस्था करूँगी, उसके बाद मैं अपना जीवन काटूँगी। पीछे से एक आवाज़ आई, बहुत पतली सी आवाज़, उसकी पहली रानी, जिसको वो कभी भी ध्यान नहीं देता था, बिल्कुल कभी उसने देखा भी नहीं उसकी तरफ। वो रानी की आवाज़ आई और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ इस युग में नहीं, दूसरे युग में भी हमेशा साथ रहूँगी। और ये कहानी हम सबके जीवन की है। हम सब के पास 4 रानियां हैं। सबसे चौथी रानी है हमारा शरीर। हम इतना समय बिताते हैं अपने आप को सजाने में, संवरने में, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में, लेकिन जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाती है शरीर हमें छोड़ जाता है। तीसरा चीज़ जो हमारे पास है, हमारी मटेरियल पोजीशंस, हमारा घर, हमारा गाड़ी, हमारा फ़ोन, हमारे गहने। ऐसे होता है कि जिस दिन आपकी मृत्यु होती है वो किसी और के पास चले जाते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है, हमारे सगे संबंधी, दोस्त, जो सुख दुख में हमारे साथ ही रहते हैं। पर ऐसा ही होता है कि जैसे हमारी मृत्यु होती है 13 दिन वो शोक मनाते हैं, उसके बाद अपने अपने जीवन में चले जाते हैं। और एक चीज़ जो हमारे साथ हमेशा रहती है, जो हमारा पैदा होने के पहले भी थी और मरने के बाद भी रहेगी, वो है हमारी आत्मा। और उसके तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो हर एक इंसान को अपने जीवन में 4 हिस्से करने चाहिए। ज़रूर अपने शरीर को संभालना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, तंदुरुस्त खाना खाना चाहिए ताकि उनकी हेल्थ बनी रहे। ज़रूर है कि हमने इतनी मेहनत करके पैसे कमाए हैं तो अपना घर, अपना फ़ोन, अपना सब कुछ एंजॉय करना चाहिए, उसका भी मज़ा लेना चाहिए। सगे संबंधियों, रिश्तेदार, दोस्त, फैमिली, सबके साथ समय बिताना चाहिए क्योंकि दुख सुख में वो साथ है। लेकिन थोड़ा समय दिन में अपनी आत्मा को ज़रूर दे। वो कोई भी फॉर्म हो, आप सत्संग में जाते हो, आप प्रेयर करते हो, आप अच्छी किताब पढ़ते हो, मेडिटेशन करते हो, लेकिन थोड़ा समय अपने साथ ज़रूर बिताना चाहिए क्योंकि एक आत्मा ही है जो आपके साथ ही आई है और आपके साथ भी जाएगी। तो इसीलिए आज मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे मुख्य अतिथि आए हैं, एक बार जोरदार तालियां हमारे सारे मुख्य अतिथियों के लिए, अच्छे से तालियां बजाइए। सबसे पहले हमारे HSNC बोर्ड के ट्रस्टी
अगर मैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी के बारे में बात करने लगूं तो मुझे 1 घंटा भी कम रहेगा, लेकिन बहुत है दुनिया में जो इतिहास रचते हैं। ये इंसान भूगोल रचते हैं, मुंबई की ज्योग्राफी चेंज करते हैं, और हर चीज़, मैराथन भागना है, एजुकेशन में जाना है, हॉस्पिटल्स में जाना है। आप सबको बता दूं कि सुबह 5:30 बजे उठते हैं, 6:30 बजे एवरी डे, 365 डेज इन अ ईयर हमें रोज एक अच्छा सा मैसेज देते हैं, हमें नींद से जगाते हैं कि उठो, जागो और आगे दुनिया में बढ़ो। और इस उम्र तक उनको फुल एंथुसियाज्म है हर चीज समझने की। वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर ट्रस्टी ऑफ HSMC बोर्ड, डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी। I'd also like to welcome Advocate Ashish Shelar ji. A huge round of applause for him. Come on guys. हाल ही में उन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन, बेस्ट लेजिस्लेटर मिला है, बट मुझे तो याद है 2015 में जब मैं वाइस प्रिंसिपल बनी थी तब उनका पहला टर्म स्टार्ट हुआ है। और मैं बहुत ऐसे मौके आए जो सबने कहा कि बड़े घर में जाओ, अंधेरी शिफ्ट हो जाओ, आगे जाओ, गोरेगांव जाओ, लेकिन हमारी बांद्रा वेस्ट उन्होंने इतनी सुंदर बनाई हुई है, वर्ली सीलिंग, प्रोमेनाड, इतनी अच्छी सड़कें, इतना अच्छा बनाया हुआ है कि सर कभी बांद्रा से आगे जाने का मन ही नहीं करता है। सो बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वो हमेशा अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस के PA से बात करना पड़ता है, लेकिन ये हमेशा खुद ही फोन उठाते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आई मस्ट टेल यू, इन द 21st century, in today's times, when you all are living your life on WhatsApp, this is one man who does not have WhatsApp app and believes in personal, human, one-to-one contact. Always available for us 24/7, and we wish you all the very best. I'm sure you're going to win with a thumping majority. और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अतुल कोठारी जी, शिक्षा संस्कृति उद्यान न्यास, जो खास दिल्ली से आए हैं। और कल जब हमारी बातचीत हो रही थी हमें पता चला कि उन्होंने पूरा जीवन इस चीज़ में बिताया है कि लोगों को कैसे शिक्षा में बेटर ट्रेनिंग दे सके। सारे यूनिवर्सिटीज़ का दौरा करते हैं, सारे भारत में जाते हैं और अपना मैसेज स्प्रेड करते हैं कि कैसे हम क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे बीच, अतुल कोठारी जी। और उनके सहयोगी सुरेश गुप्ता जी, जो हमारा पूरा कार्यक्रम की रचना कर रहे थे, हमेशा हमारे साथ हैं। और उनके साथ आए अतुल सराफ जी, चंद्रकांत गुलेट जी जो महाराष्ट्र संभालते हैं, सौरभ मिश्रा जी, मनप्रीत मैम, राठौड़ मैम, सारे जो आए हैं। A very big warm welcome to all our wonderful teachers, students, support staff, and I conclude with ये कार्यक्रम इसके लिए है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंदर भारतीय ज्ञान प्रणाली को हम कैसे बढ़ावा दे सकें। तो आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से सीखिएगा। एंड आई कंक्लूड विद द फेमस वर्ड्स दैट don't be pushed by the fears in your mind, but be led by the dreams in your heart. If people doubt how far you can go, go so far that you can't hear them anymore. Thank you so much. Thank you so very much. Friends, I must tell you, you are the blessed people who are here today to hear what has been the change that is going to take place in the education system of this entire country. आपको जो आज के तारीख में शिक्षण मिलना है वो एक ऐसे परिवर्तन लेके आएगा जब आप समझते हैं कि 21% में जो हमारे देश की प्रगति आज 7% चल रहा है, वो आप सोच लीजिए आपको अपॉर्चुनिटी जो मिलेगा वो बहुत ही फर्क पड़ रहा है। इसलिए जो हमारे शिक्षा संस्कृति उद्यान न्यास के लीडर्स यहाँ आए हैं, उपस्थित हैं, जो हमें बताएंगे
कि हमारा देश को कहां से कहां लेके जाना है और उसकी बैकग्राउंड और हिस्ट्री क्या है, ये आज हमको शिक्षण मिल रहा है। इसलिए मैं प्रिंसिपल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर नेहा जेठियानी, कि ये अरेंज किया है। हमारे एमएलए साहब आशीष सेलार जी, हमारे मित्र, हमारे कॉलेज के मित्र, हमारे लीडर जो इतना अच्छा काम किया है मुंबई के लिए, बांद्रा के लिए, पूरे देश के लिए, उनकी लीडरशिप को मैं समझता हूँ ये देश के जनता को ऊपर लेके जाएगा। इसलिए मैं बहुत खुशी होती है कि आप हमारे साथ पकड़ रहते हैं और साथ रहते हैं और सहयोग देते हैं। एंड आई एम ऑल्सो सिटिंग ऑन योर राइट साइड। आज की तारीख में हम देखें तो हमारे देश की शिक्षण कहाँ गई है। एक जमाना था 800 साल के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी थी 12वीं सेंचुरी में, जहां जो शिक्षण हिंदुस्तान भारत देता था, पूरा विश्व में लोग यहां आते थे शिक्षण लेने के लिए। ये 200 साल के अंदर हम अंग्रेजी में परिवर्तन कर दिए और उसमें साइंटिफिक ज्ञान जरूर हमारा बढ़ गया, लेकिन जो सोशल ज्ञान रहा, जो आइडियाज थी, उसमें जो हमने प्रोग्रेस की, उसकी एक ग्लास सीलिंग आ गई, एक लिमिटेशन आ गई, एक सीमा आ गई जहां से हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन आज के तारीख में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया कुछ प्रकरण किया है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक लागू कर दिया। उसमें 35 साल के बाद ये एक नया एजुकेशन पॉलिसी क्रिएट किया। और उसमें क्या था, उसमें 3 भाग महत्व के थे। पहले भाग जो था कि हम एजुकेशन सिस्टम को यहां से ऊपर कैसे लेके जाए। हमारे पास लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे देश में, आईआईटी, आईआईएम, आपके सब जो कॉलेजेस यहाँ हैं, नेशनल कॉलेज हैं और दूसरे लीडरशिप कॉलेजेस पूरे देश में भी हैं। लेकिन हमारी जो संख्या है पूरे देश को उठा नहीं ला सके। और आज की तारीख में ये परिवर्तन हम करना चाहते हैं कि ये पूरे देश को कैसे किया जाए। Individual students in India, remember the world is jealous of you. The best scientists in America, whether they are working in NASA, they are working in Microsoft, they are working in the leading companies of the world, are leaders and CEOs who come from India. So my congratulations to each and every one of you. Remember, you have the best intellect. But remember one thing, even if you're the cleverest person in the world, we all need guidance. You need guidance. If you're in a plane, you have to look at a compass to know which direction you're going. If you want to go to Delhi, you have to move towards the north, and that's the right direction to do. And that is the intent of the new education policy that is being supported by Shiksha Sanskriti Udyan Nyas. And that is the benefit that each one of us will be able to get to make that change in the education system, which will marry the progress that has already been made by your college, that is already been made by the university, that is already made by the education system that you survive with. And that is why the best doctors who go to America come from India. The engineers who work there come from India. The nurses who go from here work from India and they are of the Indian origin. पर आज की तारीख में हम पूरे देश को एक अलग लेवल पर हम कैसे लेके जाएं, इसकी भाषा, इसकी सोच, इसके विचार, हमारी जो संस्कृति में ज्ञान रहा है, ओल्ड ज्ञान जो है, उसको हम उपयोग करना चाहते हैं। हमारी भाषा हम उपयोग करना चाहते हैं। ये दोनों को हम मिलाना चाहते हैं क्योंकि हमें मल्टीप्लायर इफेक्ट लाना है। हमारी देश के तारीख में 7% जीडीपी ग्रोथ जो पूरे विश्व में
fastest growing nation in the entire world in terms of GDP. No Western country is able to match, no Eastern country is able to match, no China is able to match, no Japan is able to match. But we are the ones who are ahead. So congratulations for being in the best country of the world. That is India, that is Bharat, and that is it. So what is the changes that we are trying to do through the new systems that we are being taught today? The idea, use whatever you have got as a base, but don't end over there. आप ऐसे सोच नहीं करें कि ये सब कुछ है. हमें उसके ऐड में ज्ञान करना है to be able to take it to the next level, that we don't grow at 7%, but we go at 12%. Even if the world is growing at 6%, 5%, 4%, we will grow faster, better. But more than that, it is not only GDP growth that is important. Your culture, your background. What were the teachers called in the days of Nalanda? They were not just teachers. They were the gurus of the person. The people looked up to them as the gurus of their family. They learned from them not only the subject that they were talking about, whether it was physics, chemistry, the zero was invented by an Indian. The idea being that they taught us the whole quality of life that you need to do, the family cultures, the culture and the pride to be an Indian, the pride to be something that is second to none in the whole world. So today, बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे सब जो मुख्य अतिथि हैं वो सब हमें ये शिक्षण और डायरेक्शन देने आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे बोर्ड की तरफ से मैं आभारी हूँ. And thank you to the principal, the vice principal, the staff, the students, all the people who are organizing over here, and especially Mr. Ashish Shela, कि इतने इलेक्शन के टाइम पर भी आपने हमारे कॉलेज के लिए एक समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय अतुल कोठारी जी, सम्माननीय सुरेश गुप्ता जी, अतुल सराफ जी, चंद्रकांत गुलेट जी और हमारे मित्र और इस HSNC बोर्ड के ट्रस्टी निरंजन भाई और जिनके निमंत्रण में यहाँ पर आया हूँ, डॉक्टर नेहा जगतानी जी और उपस्थित सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टाफ. सबसे पहले तो मैं सम्माननीय नेहा जी को और HSNC बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरा यहाँ सम्मान किया, बहुत अदब और वाकई. इसके लिए भी विशेष है अतुल भाई, क्योंकि मैं इसी बोर्ड के लॉ कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका हूँ और उसी कैंपस में मेरा सम्मान हो रहा है. ये भी मेरे लिए बहुत यानी प्राइड फील करने वाला मोमेंट है. जब कॉलेज में पढ़ता था आप जैसा, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करता था और जिस बात को लेकर अतुल भाई, सराफ जी, गुप्ता जी, ये सभी हमारे वरिष्ठ सहकारी काम कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो कैरेक्टर बिल्डिंग और ज्ञानशील एकता. इस बात को लेकर हम आपके उम्र में झूम उठे थे और इस बात को आज महत्व इसके लिए है कि मैं तो ये मानता हूं कि आज अगर मुंबई से 36 एमएलए चुन के जाते हैं, कोई भी पार्टी के हो, और पूरे महाराष्ट्र के असेंबली में 288 एमएलए है, तो उसमें अगर बेस्ट परफॉर्मेंस का, बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड अगर ये मुझे मिला, तो उसका मूल, उसका बेसिक अगर कहीं पर है तो मेरे कॉलेज में है और ऐसे विचारधारा में, जिस विचारधारा को अतुल भाई साथ में लेके चलते हैं. हम सबको ये समझना भी पड़ेगा
कि हम सब परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के भुक्तभोगी हैं। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया और सालों से अंग्रेजों ने राज करने के बाद इस बात को आप गहराई से सोचोगे तो आपको भी ध्यान में आएगा, राज था अंग्रेजों का, व्यवस्था पॉलिटिकल चलाने वाले थे अंग्रेज, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स थे अंग्रेज, वॉइस रॉयस भी थे अंग्रेज। और जब हमारे इस जमीन पर उनको अपना राज चलाना था तो उनको क्या चाहिए था कि हम राज करेंगे, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसका हमारे आदेशों का पालन करने के लिए, हमारे ऑर्डर्स के आधार पर लोगों को काम करवाने के लिए हमें एक व्यवस्था चाहिए जो रहती है नौकरशाही, नौकर बाबू। तो हम यहां पर आकर ऐसी व्यवस्था नहीं खड़ी करेंगे कि हमारे से ज्यादा ज्ञान उनको मिले जो इस भर्ती में था। हम व्यवस्था ऐसी करेंगे कि हम राजा है, भारतीय जनता प्रजा है, उस प्रजा से काम करवाने का, टैक्स कलेक्ट करवाने का, उनको सही रास्ते पर हमारे राज के हिसाब से चलाने के लिए नौकर हमारे बनाना है। और इसके लिए शिक्षा व्यवस्था उन्होंने ऐसे बनाई कि जिसमें ग्रेजुएट्स तो पैदा करो लेकिन वो जॉब सीकर हो। The system has been proposed and designed in such a way that all fellow Indians should be job seekers. We should not be a job givers because they are the job givers. और ओवर द पीरियड यही चला। भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो व्यवस्था में लोग थे उन्होंने भी उसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम को चलाया और ओवर द पीरियड हम लोग सब लोग ग्रेजुएट्स तो निर्माण करते गए, लेकिन कहीं हमको बैंक में नौकरी मिले, कहीं मंत्रालय में नौकरी मिले, कोई बीएमसी में नौकरी मिले, कोई एमएसआरटीसी में नौकरी मिले, कहीं प्राइवेट जगह पर नौकरी मिले, हम जॉब सीकर बनते गए और टेक्नोलॉजी दुनिया में बढ़ती गई, दुनिया भर में इनोवेशन होते गए और जो 100 लोग काम करते हैं वो एक मशीन करने लगी। टेक्नोलॉजी इस कदर बनी कि ह्यूमन टच के बिना भी, ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना भी लोगों के जीवन में राहत लाने वाले चीजों को निर्माण करते गई। और तब से ही पर भारत को ध्यान में आया कि अंग्रेज और अंग्रेजों के बाद चलाने वाले हुकूमत में बैठने वाली सरकारें, इन्होंने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, साइंस इसमें तो हमको पढ़ाया नहीं, सिर्फ जॉब सीकर्स में हमको नौकर बाबू बनाने में पढ़ाया और ध्यान में आया कि अभी हमको बेरोजगारी हो रही है। अब इस व्यवस्था को बदलना आवश्यक है और इस व्यवस्था का बदलाव शुरू हो गया। मैं श्रेय देना चाहूंगा अपने जैसे इंस्टीट्यूट को भी, क्योंकि मैंने देखा है अतुल भाई, नेहा जी ने यहां पर कुछ कोर्सेस ऐसे डिजाइन किए हैं जो मुंबई की आवश्यकता को पूरा करने वाले विषयों के साथ डिग्री देते हैं। तो मुंबई में आवश्यकता क्या है ये हमने लिस्ट आउट की। अब मैं आपको ये कहूंगा तो आपको भी अचरज नहीं लगना चाहिए कि हमारे फोर फादर्स और हमारे इतिहास में जो राजे रजवाड़े थे, जो मूल भारतीय थे, उन्होंने भी शहर यानी नगर प्रशासन की व्यवस्था की चिंता तब भी की थी। और राजा विक्रमादित्य के राज में तो अभी का अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, नगर प्रशासन की व्यवस्था तब उन्होंने बनाई थी। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं आपको जो आप सब लोग मुंबई वासी समझ जाएंगे कि हमने हमारे पुरखों से भी नहीं सीखा और हमने हमारे ऊपर राज करने वाले जो लोग थे उनकी दिशा को भी नहीं समझा। वो उदाहरण ये है कि आज भी हम देखते हैं मुंबई में जब हेवी बारिश होता है पानी भर जाता है कि नहीं। अब आपको मैं बताऊं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने राज कैसा चलना चाहिए, नगर कैसा चलना चाहिए, डिफेंस कैसा चलना चाहिए, रेवेन्यू कैसा चलना चाहिए, जस्टिस जुडिशरी कैसे चलनी चाहिए, उसका उदाहरण तो तब दिया था
अंग्रेजों ने हमको भुला दिया, हम भी भूल गए। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, भर समुंदर में, अरेबियन सी में किला बना दिया है। किला यानी वहां पर सोल्जर्स के रहने की व्यवस्था, उनके घर भी है, डिफेंस की व्यवस्था भी है, वहां पर ड्रेनेज भी है, वहां पर स्टोरेज भी है। और उस जमाने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज कई सैकड़ों लोगों को लेकर फर्स्ट आर्मर यानी फर्स्ट नेवी उन्होंने बनाई। वो समुद्र के अंदर बनाने वाली व्यवस्था किले में, अरेबियन सी में होने के बाद भी बारिश में हो या समुद्र का पानी अंदर नहीं आता। ये टेक्नोलॉजी, ये प्रशासन, ये व्यवस्था हमारे राजा रजवाड़ों ने बनाई, अंग्रेजों ने हमको भुला दी, हम भूल गए। So there was a technology, there was a architecture, there was a thinking. ये जरूरत वाले विषय, मुंबई की आवश्यकता के इस विषय को लेकर आप प्रोसेस कर रही है, मुझे आनंद का विषय है। अब अंग्रेजों के जमाने में कोई डायरेक्शन नहीं मिला, उसको भी हम फॉलो नहीं किए, क्योंकि अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया और नौकर बाबू बना दिया। आप में से बहुत सारे लोग इसको भी जानते होंगे, देयर इज अ लाइब्रेरी कॉल्ड एशियाटिक लाइब्रेरी, बनाया अंग्रेजों के समय। और उसकी फर्स्ट स्टेप, पहली पायरी जो है वो टाउन हॉल डेटम है, यानी शहर की प्लिंथ अगर उस फर्स्ट स्टेप तक अगर आएगी तो बारिश का पानी भी नहीं रुकेगा और समुद्र का पानी भी जमीन की तरफ नहीं आएगा, बारिश में पानी भरने का विषय ही नहीं आएगा। आप देखोगे बीएमसी की हेरिटेज बिल्डिंग हो या ब्लैड पियर हो, वहां कितनी भी बारिश हो पानी नहीं भरता। हमने डायरेक्शन को भी नहीं समझा, हमने हमारे पुरखों से भी नहीं सीखा। अब समय आया है जब दुनिया को हम और दुनिया की जरूरत भारत बन गई है, और उसी व्यवस्था को देखकर वी नीड टू चेंज आवर थिंकिंग एंड एजुकेशन पैटर्न फ्रॉम जॉब सीकर्स टू जॉब गिवर्स। और उसके लिए फिर स्किल इंडिया शुरू हुआ, उसी के लिए स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ। कोरोना में दुनिया को ध्यान में आया, भाई टेक्नोलॉजिकली हमारे यहाँ अपग्रेडेशन जरूर हुआ, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन लगता है तो नर्सेस भी लगती है। अब वहां नर्सेस के कोर्सेस ही नहीं, या हो तो उतने एडवांस नहीं है, तो उतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं। भारत के पास अभी ह्यूमन रिसोर्स भी है। सबसे दुनिया में युवा देश, जिसकी उम्र युवा की है, वो देश भारत देश है, अपना देश है। और उसके कारण जहां पर युवा है, ह्यूमन रिसोर्स है, जहां पर अच्छा ब्रेन है, जहां पर टेक्नोलॉजी है, साइंस भी और पढ़ने की व्यवस्था भी है, वहां के लोग अभी दुनिया को चाहिए। आज व्यवस्था इससे खड़ी हो गई 2014 के बाद। पहले सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हम दुनिया के देशों में जाते थे, अब एक समय पर 100 से ज्यादा सैटेलाइट एट वन टाइम भारत लॉन्च कर रहा है। दुनिया अभी हमारे पास आ रही है। यह व्यवस्थाओं को निर्माण करने वाली शिक्षा व्यवस्था, यह है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यह राष्ट्रीय शिक्षा धोरण। और उसमें भी जिस भाषा में तुमको पढ़ना आसान है, बिकॉज नॉलेज इज इमेंस, लैंग्वेज इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, और उस भाषा में आपको पढ़ने का अधिकार मिले, राष्ट्रीय शिक्षा धोरण का यह मूल मंत्र है। और इस प्रकार की व्यवस्था को निर्माण करने के लिए और नया भारत, विकसित भारत, माननीय मोदी जी बार बार कर रहे, भारत जब 100 साल पूरा करेगा तो विकसित भारत हुआ। यानी क्या? दुनिया भर के लोगों को ह्यूमन रिसोर्स हम सप्लाई करेंगे, दुनिया भर के लोगों को साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च में कुछ करना है तो भारत आना पड़ेगा। हम हमारे पुरखों का जो सपना था, नालंदा यूनिवर्सिटी से लेकर बाकी सब जगह, वो पढ़ने के लिए यहाँ आएंगे। यहाँ की लोकल भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलेगा, और यहाँ का यूथ ये दुनिया में राज करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था निर्माण करना, ये विकसित भारत का सपना है। और उस विकसित भारत के सपने के ऊपर काम करने का महाराष्ट्र असेंबली में थोड़ा सा रोल मुझे है, और वो मैं प्रामाणिकता से करता हूं, इसके लिए अवार्ड है। और उस अवार्ड के साथ जब नेहा जी आप और अपनी संस्था मुझे
मेरा सम्मान करती है, तो उस दिशा में जाने का मेरा मनोबल और दृढ़ करती है। और उस दृढ़ मनोबल से काम करते समय जो भी यहाँ पर बांद्रा खार सांताक्रूज के लोग हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, अब तक जो हुआ है विकास का काम इस क्षेत्र में, ये तो 50% हुआ है, जिसका वर्णन नेहा जी ने किया। बेस्ट स्टेशन बांद्रा स्टेशन बन गया, बेस्ट प्रोमोनाड बांद्रा रिक्लेमेशन का प्रोमोनाड बन गया, काटर रोड को स्केटिंग भी युवाओं के लिए बन गई, बैंड स्टैंड पर अपने जो बनारस घाट जैसा ब्यूटिफिकेशन की व्यवस्था बन गई, खार स्टेशन पे नया फसाड और डेवलपमेंट हो रहा है, आज दोपहर को कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन हो रहा है। 100 कामें बता सकता हूं, लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है। अगले 5 साल में 100% डिलीवरेंस है, और उस काम में आपका आशीर्वाद और साथ हम सबको मिले, इतना ही नम्र निवेदन करता हूं। आपने इस उम्र में भी बहुत शांति से मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।